आवाज ठीक से आ रही है आपको? चलिए, स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं बताइए। स्क्रीन शो हो रही है? हेलो। यस मैम। ओके। तो हम कल दो मॉडल के बारे में पढ़ा प्रोटोकॉल्स के। एक है ओएसआई और दूसरा है टीसीपी/आईपी। तो ओएसआई मॉडल जो है वो आईएसओ ने जो अर्लियर स्टेजेस में यूज हुआ, जिसमें 7 लेयर्स होते हैं। फिर टीसीपी/आईपी में 4 लेयर्स होते हैं। कुछ लेयर्स को मर्ज करके एक लेयर बना दी, जैसे कि जो बॉटम की 2 लेयर हैं, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, इसको एक बना के उन्होंने नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दे दिया। और जो यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस लेयर थी उसको इंटरनेट लेयर कहा कहा टीसीपी/आईपी में। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, दोनों में एक ही नाम है दोनों का। और फिर जो टॉप 3 लेयर है ओएसआई मॉडल की, उसको एप्लीकेशन लेयर एक ही नाम दिया गया टीसीपी/आईपी में। तो एप्लीकेशन लेयर में हमने जो कुछ प्रोटोकॉल सूट्स पढ़े थे, एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग तरह की फाइल्स को भेजने के लिए। और ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 लेयर काम करती हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी का क्या फुल फॉर्म बताया था मैंने? बताइए कोई। टीसीपी का क्या फुल फॉर्म बताया था मैंने कल? कंट्रोल प्रोटोकॉल था मैम, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और इसके बाद में जो है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं। और नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए फिजिकली किस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और फिर कैसे आप आपस में जुड़ेंगे, उसके लिए जैसे 4 यहाँ पर दिए हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर में: ईथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम और फ्रेम रिले। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो हैं, टीसीपी/आईपी जो है, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम्स और या फिर कुछ एक रेगुलेशंस हैं, उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्योंकि इंटरनेट जो है ये एक छोटा सा नेटवर्क नहीं है, इससे वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भी एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा काम करता है। आपने कोई लेटर भेजना है तो आप क्या होगा, आपके पास में एक लेटर का फॉर्मेट होगा और एक एड्रेस होगा कि इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो ये काम कौन करेगा, उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल है कि आपको उसको पर्टिकुलर जगह पे देना पड़ेगा। फिर कोई एम्प्लॉय आएगा, उसको छांटेगा। फिर जितना भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से किसी कन्वेंस से, किसी मीन से ये वहां पर पहुंचेगा, उसके अंदर मेन ऑफिस में पहुंचेगा। फिर वो दूसरे सब ऑफिस, सब डिवीजन में पहुंचेगा। और इस तरह से आपके एरिया में जो उनका ऑफिस है वहां से फिर आप तक डिलीवर होगा। तो उसी तरह से जो हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो उसका भी इसी तरह से कोई एड्रेस होता है कि आपको कहाँ पर ये चीज भेजनी है या कहाँ से आपको कोई चीज लेनी है। तो हमने कल भी देखा था कि ये जो है इसके 4 भाग होते हैं। और इसमें जो है मैक्सिमम जो है वो 3 बिट्स होते हैं और 3 डॉट्स होते हैं। तो ये आईपीवी जो है 4 का इस तरह से इसका सिस्टम होता है, जिसमें कि पैकेट्स को जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो पैकेट्स में डिवाइड होती है। तो वो जो पैकेट है वो उसका एड्रेस जो है वो इस तरह से लिखा हुआ होता है उसमें। तो ये हमने कल देख लिया था मेरे ख्याल से। IPv4 और IPv6, ये 2 मैंने बताए थे। IPv6 में कौन से डिजिट्स यूज होते हैं, कौन से नंबर सिस्टम यूज होता है? हेक्साडेसिमल। हाँ, हेक्साडेसिमल।
और जो हमारा IPv4 है उसमें ऑक्टल नंबर यूज होता है, क्योंकि 3 बिट्स होते हैं, एक डॉट। तो ये जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये IPv4 जो है वो 32 बिट का होगा पूरा, और ये 128 बिट का होगा। तो अभी प्रेजेंटली जो है ये दोनों ही काम आते हैं। IPv6 भी यूज होता है काफी जगह पे, और कई जगह पे जो है TCP की जगह UDP जो है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी यूज होता है। अब इसकी जो 4 लेयर है उसको देख लेते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो फिजिकल और डेटा लिंक जो OSI मॉडल का था उसको मिल के बना है। तो ये सबसे लोएस्ट लेयर है, क्योंकि यहीं से फिजिकल कनेक्शन और जो दो डिवाइसेस जो हैं वो जुड़ते हैं। तो किस तरह से वो जुड़ेंगे और किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये फिजिकल लेयर से जो है वो पता चलता है। तो इसमें जो नेटवर्क के द्वारा जो ट्रांसमिट किए गए डेटाग्राम है IP के। अच्छा, IP में क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बताया था उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है ना, आपको कहाँ भेजना है। दो चीजें आपको चाहिए, एक मैटर चाहिए जो आपको ट्रांसमिट करना है और कहाँ पे करना है। तो वो IP एड्रेस जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो होता है, जो कि IPv4 हो सकता है, IPv6 हो सकता है। तो मैप, ये जो IP एड्रेस है ये फिजिकल एड्रेस में मैप करना होता है, इसका नेटवर्क लेयर का काम। और इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो ईथरनेट, FDDI, टोकन रिंग और इस तरह से बहुत सारे हैं। सिर्फ आप एक आध का नाम याद रख लीजिए, कभी पूछा। TPI TCP एक ही है क्या, TCP और IP? हाँ, TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो आपको ट्रांसमिट करना है, और कहाँ आपको ट्रांसमिट करना है ये IP बताएगा। IP एड्रेस, एड्रेस है ना वो, कि कहाँ जाना है, उस पर वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो, कहाँ भेजना चाह रहे हो, या कहाँ से कुछ एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो IP एड्रेस होता है। और किस तरह से आप जाओगे, किस तरह से वो कम्युनिकेशन होगा, वो किस तरह से आपका जो इंफॉर्मेशन है वो डिवाइड होगा, या फिर उसके पैकेट्स बनेंगे, और किस तरह से वो ट्रांसफर होगा उसका, या ट्रांसमिशन होगा, वो TCP डिसाइड करेगा। फिर जो दूसरा लेयर है वो है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में जो है ये लेयर ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन दोनों के बीच में है। तो ये जो है इंटरनेट को एक्सेस कराती है, मतलब उसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वायरलेस कनेक्शंस हैं। तो जो डेटा को IP डेटाग्राम में जो है पैकेज बनाया, और उसके बाद में ये डेटाग्राम सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस को रहता है उसके अंदर, और फिर उस डेटा को आसानी से कहाँ भेजना है और रिसीव करना है, ये नेटवर्क लेयर जो है ये प्रोटोकॉल उसके लिए है। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे ARP है, ये एक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। इसमें क्या है कि IP एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को खोजना होता है, कि आपका ये IP एड्रेस है, फिर वो ढूंढेगा कि कहाँ पर जो है इस फिजिकल एड्रेस, मतलब इस तरह का कंप्यूटर या इस तरह का डिवाइस कहाँ पर है। तो उसमें अब ये जो 4 पोर्शन होते हैं ना, इसमें कंप्यूटर के अलावा जो इनके बीच में जो भी एक चैनल बनता है, उनके भी एड्रेसेस होते हैं। कोई हार्डवेयर डिवाइस है, कोई सर्वर है, तो वो पर्टिकुलर जगह पे जा करके फिर वो चीजें ढूंढता है। तो इस तरह से बहुत तरह की चीजें जो है उस एड्रेस में होती हैं। जैसे कि एक गाड़ी का नंबर प्लेट आपने देखा होगा कि उसमें एक लंबा सा है, कुछ उसमें लेटर्स होते हैं, कुछ उसमें नंबर्स होते हैं। तो किस स्टेट की गाड़ी है, किस सिटी की गाड़ी है, फिर कितनी गाड़ियों के बाद आपकी गाड़ी का नंबर है, उस तरह से किस शहर की है, उस स्टेट में भी किस शहर की है, किस एरिया की है। तो इस तरह से आप लोकेट कर सकते हो। उसी तरह से डेटा भी है कि हर डिजिट में एक पर्टिकुलर कोड होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है ये ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है।
तो एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के बीच में, है ना? तो ये जो डेटा की रिलायबिलिटी इसका किस तरह से फ्लो होगा, किस तरह से यदि कहीं ये सिग्नल वीक हो जाता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कहाँ पे किस राउटर में किस जगह पे ये इस तरह से होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगी। फिर एप्लीकेशन लेयर जो है ये टॉप मोस्ट लेयर है, फाइनल डेस्टिनेशन की का प्रोटोकॉल है कि कौन सी सर्विस जो है आपने लेनी है। जैसे कि कौन से किस चीज़ से कम्युनिकेट करना है, किस चीज़ को आप एक्सेस करना चाहते हो, कौन से वेब ब्राउज़र में जाना चाहते हो, किस ईमेल को आप ढूँढ रहे हो या कोई एप्लीकेशन आप करना चाहते हो, कहीं और चीज़ आप सर्च करना चाहते हो, तो वो एप्लीकेशन लेयर जो है उस प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है। तो मतलब जो फाइनल डेटा रिसेप्शन वाला जो लेयर होगी वो एप्लीकेशन लेयर होगी। उसके बाद में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने देखे थे, एचटीटीपी होता है कि आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएनपी होता है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है और ये इसका जो यूज़ है वो इंटरनेट में डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। फिर मेल के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक ईमेल से दूसरे ईमेल का जो डेटा मैच करना या उस एड्रेस को खोजना। फिर डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आईपी एड्रेस को मैप करने के लिए किया जाता है। इसलिए से हर प्रोटोकॉल जो है बहुत तरह के प्रोटोकॉल हैं जो इसमें यूज होते हैं। बेसिक जो डिफरेंस है ओएसआई और टीसीपी में क्या है, इसमें 7 लेयर्स हैं, इसमें 4 लेयर हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए दोनों का। ओएसआई इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ये आईएसओ ने दिया था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, तो उसने ये प्रोटोकॉल दिया था। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन और कनेक्शनलेस दोनों के लिए काम करता है टीसीपी/आईपी। अब इसका यूज जो है ओएसआई का कम होता है, इसका ज्यादा होता है। तो अब इस सब के लिए सबसे जो पहली चीज है वो है यूआरएल। यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है वो आएगा सबसे पहले कि एचटीटीपी है या दूसरा है। तो इसके फुल फॉर्म से आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। फिर सब डोमेन आता है कि डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में है। उसके बाद में आपका जो डोमेन नेम है, किस डोमेन से किस सर्च इंजन में आप जाना चाह रहे हो वो है। उसके बाद में जो है वो आता है टीएलडी, दैट इज द टॉप लेवल डोमेन। वो कौन सा है, मतलब कि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से है, कोई पर्टिकुलर कंपनीज का है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या उससे भी स्पेसिफिक मिलिट्री का है या फिर और कुछ है। तो वो ये डोमेन जो है वो टॉप लेवल डोमेन है, ये डिसाइड करता है। तो .com है, .edu है, .gov है, .int है, .net है या .org है, ये सारे जो हैं वो डोमेन नेम आते हैं। इसको भी थोड़ा सा दे, जैसे .info है इंफॉर्मेशन के लिए। अभी जो लेटेस्ट लेवल्स हैं वो हैं आर्ट्स के लिए, जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो .arts लिखती हैं। .firm कोई बिजनेस या पर्टिकुलर कोई फर्म है वो ये डोमेन लेती है। फिर इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो है जो कि हमने अभी देख लिया था। तो उसके अलावा जो है कुछ और फाइल एक्सटेंशंस यूज होते हैं पर्टिकुलर फाइल के लिए, कि वो टेक्स्ट है, कि वो डॉक्यूमेंट है या फिर वो कोई इमेज है या फिर ऑडियो है या वीडियो है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार। जैसे कि .txt है तो वो टेक्स्ट के लिए है, .docx है तो डॉक्यूमेंट के लिए, PDF है तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के लिए है, मतलब कि डॉक्यूमेंट या फाइल के लिए है। .png है तो वो इमेज के लिए, .jpeg है तो वो इमेज के लिए है। इस तरह से इमेज के लिए 4-5 हैं। फिर ऑडियो के लिए .wav है, .mp3 है, .mp4 जो है वो वीडियो के लिए है ना। .avi है तो ये वीडियो के लिए। .gif है वो एनिमेशन के लिए है। .zip जो यूज होती है फाइल एक्सटेंशन
होता है, बड़ा फोल्डर है, उसको छोटे से उसमें वो जिप लॉक करके और फिर भेज देता है। ये जैसे .wmv है, ये भी वीडियो के लिए है। .ppt है, स्लाइड शो के लिए, जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, शो करते हैं, तो वो स्लाइड शो के लिए .ppt है। .pub है, pub, वो पब्लिकेशंस के लिए है। .mov वीडियो के लिए है। तो इस तरह से आप ये हैं कुछ फाइल फॉर्मेट्स, तो ये आप एक बार देख लेंगे। जैसे इमेज के लिए हमने अभी पढ़े, वो ये है। ये पूछ लेते हैं कई बारी, ये क्वेश्चंस हम कर लेंगे बाद में। अब हम आते हैं कुछ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो मूक्स के अंडर में, तो वो कौन कौन से हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। जो उसमें सबसे पहला आता है स्वयं। स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग याद रखेंगे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये जो है MHRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है, और AICTE का तैयार किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से तैयार किया है इन्होंने। और ये 2017 में जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था। और इसको याद रखेंगे। पूछ भी सकते हैं कि उस समय कौन थे प्रेसिडेंट, तो आप बता सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी, माननीय प्रणब मुखर्जी के अंडर में ये काम किया गया था। ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को निःशुल्क प्लेटफॉर्म है ये। इसके लिए कोई उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, और इसके जो कोर्सेस हैं वो भी निःशुल्क हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो जो स्वयं है वो 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कुछ कोर्सेज जो हैं ये उपलब्ध कराता है। और उसके बाद में जो है यदि आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तब उस केस में आप कुछ फीस दे करके, कुछ एग्जाम दे करके आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इसके 4 भाग हैं। एक कुछ वीडियो लेक्चर्स में है एक भाग, और स्पेशली प्रिपेयर्ड जो रीडिंग मटेरियल है, टेक्स्ट मटेरियल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं इसमें, क्विजेज होते हैं इसमें। तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि इम्प्रूवमेंट है तो कहाँ की ज़रूरत है। तो उस तरह से आप खुद ही उनके उसके मार्क्स के बेस पे अपने आप को जज कर सकते हो। फिर एक डिस्कशन फोरम भी है, जो कि कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको डिस्कशन का मौका देते हैं, और आपके जो डाउट्स हैं वो उसमें आप क्लियर कर सकते हो। तो ये जो पोर्टल है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, है ना, इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये इसमें हैं। तो इसके लिए जो नेशनल कुछ काउंसिल्स हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं, जो अप्रूव करते हैं कि कौन सा कंटेंट जो है उसमें डाला जाएगा, कौन से किस तरह के जो ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं वो डाले जाएं, ये सब चीज़ें जो है इसको कोऑर्डिनेट करना और इनको देखना, उस पर चेक रखना, ये 9 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए। AICTE है, NPTEL है, UGC है, CEC है, NCERT है, NIOS है, IGNO है, IIMB है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, और NITTTR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है ये। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ये जो है जैसे NIOS और NCERT, ये स्कूल एजुकेशन का देखता है, और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है ओपन प्लेटफॉर्म जो कॉलेज वाले कुछ कोर्सेज चलाते हैं वो IGNO और NITTR देखता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल तक, बैचलर डिग्री तक ये 4 इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, और जो हायर स्टडीज हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो ये 4 इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, NPTEL, AICTE, IIMB और UGC। मैम ये 9 क्या था मैम?
ये 9 वो बॉडीज हैं जो इन कोर्सेज को गवर्न करती हैं कि कौन से कोर्सेज लगाना है, कौन से सर्टिफिकेट देने हैं, फिर उसमें क्या कंटेंट आएगा, किसके लेक्चर्स आएंगे, कौन एग्जाम लेगा, उसको कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो ये 9 बॉडीज हैं उसके लिए, क्योंकि इसमें स्कूल एजुकेशन भी है, पीजी लेवल पे भी है और यूजी लेवल पे भी है ना, और ओपन भी है कुछ ओपन का मतलब ये है कि वो इस तरह की बैचलर डिग्री। डिस्टेंट लर्निंग जो करते हैं मैम, ऐसा। वो हाँ जैसे इग्नू है ना मैम, हाँ, इग्नू है जैसे ना, इग्नू तो एक यूनिवर्सिटी है जो ओपन ये कोर्सेज। शायद ना मैम ये जो 9th रह के ये तो उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ाया गया है ये ना। हाँ, ये उसमें भी है और इसमें भी है। तो क्योंकि ये आईसीटी बेस्ड एजुकेशन है ना, इसलिए आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा ये चीज। आईसीटी बेस्ड है ना ये मतलब आप ऑनलाइन पढ़ते हो, किसी डिवाइस की हेल्प से पढ़ते हो, इंटरनेट को यूज करके पढ़ते हो, तो इसलिए वो इसमें भी डाला गया है। रिसर्च में भी डाला गया मैम इसको, ऐसा। हाँ, क्योंकि कुछ शोध गंगा और वो सब जो पोर्टल है उसमें रिसर्च पेपर्स भी हैं, है ना, थीसिस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी कुछ प्लेटफॉर्म पे जुड़ी रहती हैं, तो वो भी अपने रिसर्च पेपर्स डालती हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो वही हम एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी, आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। फिर ये स्वयं प्रभा है, तो स्वयं प्रभा जो है ये 24/7 जो है आपके टीवी पे अवेलेबल है। और क्योंकि ये 25/4/7 अवेलेबल है, इसमें कंटेंट जो है वैसे तो 4 आवर्स का कोई लेक्चर डाला जाता है, वही रिपीट होता रहता है। तो एज कम जब आपको जो है सुविधा हो, वो आप उस समय पे आप इसको देख सकते हो। इसमें जो है GSAT-15 सैटेलाइट जो है वो यूज होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्योंकि हमेशा जो भी आपका इस तरह का जो रिले होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही हम रिसीव करते हैं अपने DTH चैनल्स पे। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये गांधीनगर में जो है इसका BISAG करके, तो ये सब चीजें को देखता है। और इसमें जो सामग्री या जो भी कंटेंट डाला जाता है वो NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS ये जो है ये उस कंटेंट को देखती हैं। जैसे 9 इंस्टीट्यूट हमने वहाँ पढ़े थे, ऐसे ही ये जो चैनल को या इसमें क्या कंटेंट डाला जाएगा, क्या ये सब चीज़ों का जो कोऑर्डिनेट करने के लिए ये इंस्टीट्यूट्स हैं। और इनफ्लिबनेट जो सेंटर्स हैं वो इन वेब पोर्टल को मेंटेन करता है, क्योंकि कोई बॉडी तो होनी चाहिए जो उसको सुपरवाइज करे। तो इनफ्लिबनेट जो है, इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है? बताइए कोई भी, ये आ सकते हैं, ये जो है ना थोड़े ये जो इंफॉर्मेशन, हाँ, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हाँ, था शायद। INF जो है वो, इसको इस तरह से याद रखो, INF जो है इंफॉर्मेशन के लिए है, LIB लाइब्रेरी के लिए है। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, बस, सिंपल। फिर है NAD, NAD का क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो ये जो है डिजी लॉकर और NAD जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है MITI, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दोनों का इनिशिएटिव है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने जो अवार्ड्स हैं, शैक्षणिक पुरस्कार हैं, इनको वो वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं और पब्लिश करते हैं। ये भी जो है डिपॉजिटरी 24/7 है, कभी भी आप कुछ भी जो है आसानी से ले सकते हो अपने जो है सर्टिफिकेट्स, और वो आप आराम से रख सकते हो। क्योंकि ये जो डिपॉजिटरी है ये एक गारंटीड स्टोरेज है यहाँ पर,
मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ डुप्लीकेट्स बना लिए या ऐसा ऐसा नहीं होगा। पूरी तरह से जो है वो सिक्योर ये डिपॉजिटरी है। तो इसमें जो है जो भी अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इनको या शैक्षणिक जो पुरस्कार दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो इसको जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए और बाकी जो क्या कहना चाहिए कि डुप्लीकेशन जो होता है ना, वो उसको रोकने के लिए ये जो है वेरिफाइड जगह है। तो इससे क्या होता है कि आपको बार-बार आपने कुछ एग्ज़ाम दिया या कुछ किया तो सॉरी तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो सिक्योरिटी के से और बहुत ही ऑथेंटिकली आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ रख सकते हो। तो आपको जो है बार-बार उस कॉलेज में या जो भी संस्थान से आपने एग्ज़ाम लिया है या रजिस्टर कराया है, उससे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑनलाइन सत्यापन की जो सुविधा है वो इससे जो है बकायदा गोपनीयता और प्रामाणिकता सब बनाए रखता है ये और सेफ रहती है चीज़ें। फिर एक और है एनडीएल जो कि है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे कि नाम ही पता है कि लाइब्रेरी है ये। तो इसमें सारी ही बुक्स जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स और इसमें सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही नहीं होते, ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स भी जो हैं वो इसमें रहते हैं। अब ये किसने बनाया तो ये भी आप याद रखेंगे कि आईआईटी खड़गपुर की हेल्प लेकर के एमएचआरडी ही जो है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो ही इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। लेकिन किसकी हेल्प से ली तो आईआईटी खड़गपुर से ने जो है इसको डेवलप किया है और इसको अपडेट भी वही करते हैं और इसमें जो है आप ये देखिए कि 72 लाख से ज़्यादा जो है वो डिजिटल बुक्स जो हैं वो हैं इसमें और सभी जो है मेन जो फील्ड होते हैं एजुकेशन के जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, मेडिकल हो गया या फिर कॉमर्स हो गया या जितने भी फील्ड हैं उनकी ज़्यादातर बुक्स जो हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और कई तरह के सिमुलेशंस भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं। आप कुछ इनपुट डाल करके या कुछ आपके दिमाग में आया या आपने कुछ डिज़ाइन किया उसको डाल करके उसका रिज़ल्ट भी आप वहाँ पर देख सकते हो। ईपीजी पाठशाला जो है ये भी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमएचआरडी का ही है और इसमें क्या किया गया कि इसमें लेकिन इसका जो संचालन है वो यूजीसी करता है, वो भी उसी के अंडर में ही आता है। तो हमारे देश के जो सभी पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने करना है वो इसका लाभ ले सकते हैं। ये इसमें भी जो है सारे ही फील्ड्स कवर हैं करीब-करीब सोशल साइंस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स, है ना? लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेजेस जो हैं बहुत सारी। तो 70 विषयों में जो है शिक्षण प्रणाली और उच्च गुणवत्ता और पाठ्यक्रम पे आधारित इंटरएक्टिव ई-सामग्री है। तो जो दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी इन हैं, तो उन सब के विशेषज्ञों द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो इसमें पेपर कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, कंटेंट राइटर्स भी हैं, रिव्यूअर्स भी हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें काम करते हैं। एक बार और इसमें देख लें कि ई अध्ययन ई और यूजीसी मूक्स जो है वो और ई पाठ्य इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ई अध्यापन जो है वो हायर स्टडीज़ में जो पढ़ रहे हैं उनको ई बुक्स देता है और ई पुस्तकें जो है ईपीजी पाठशाला जो है उन्हीं से ली गई हैं और ये वीडियो सामग्री भी जो है प्लेलिस्ट की सुविधा भी ये देता है। और इसमें भी जो है बुक्स ही हैं यूजीसी और
अन्य जो हैं स्वयं के राष्ट्रीय समन्वयक में से ये भी एक है, और ये इनफ्लिब नेट जो है वो यूजीसी और एमओओसी के लिए ये टेक्निकली जो है इनकी पार्टनरशिप में ये काम करता है। फिर ये ई पाठ्य जो है वो ई पीजी पाठशाला का एक वो है, इसी के अंदर आता है ये, जो कि वही पाठ्यक्रम या सामग्री का पैकेज है, और दूर से जो है कैंपस लर्निंग में जो हायर स्टडीज प्राप्त करने वाले छात्रों हैं उनको सुविधा देता है, और ऑफलाइन पहुंच की भी ये सुविधा देता है ई पाठ्य। मतलब यदि आपने रजिस्टर किया है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और यदि आप उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, या फिर उसकी वेबसाइट्स में जो अवेलेबल चीज़ें हैं आप डिस्टेंस से भी पढ़ सकते हो। दोनों तरह से जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। फिर है शोध गंगा प्लेटफॉर्म। तो शोध गंगा ऐसे नाम से ही पता चलता है, शोध गंगा, शोध के लिए, रिसर्च के लिए। आप आगे यदि कुछ काम अपनी तरफ से करना चाहते हो, या जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसको आप फिर से एक बार अपने नज़रिए से आप उसको देखना चाहते हो, या और कुछ उसमें नया ढूँढना चाहते हो, या कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हो, और क्या हो चुका है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये सारे थीसिस जो हैं ये आप इस पे देख सकते हो। क्योंकि ये जो थीसिस हैं या शोध प्रबंध हैं, ये इसमें दोहराव जो है वो कई बार बिना मतलब का ही हो जाता है। मतलब जो चीज़ हो चुकी है वही फिर से हो गई है, पता ही नहीं है कि हुई है, नहीं हुई है। तो एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप आराम से देख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं, और फिर क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। तो उसमें यदि आप कुछ करना चाह रहे हो, तो वो आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि बार-बार दोहरा होता रहता है, एक ही चीज़ पे बार-बार चीज़ें एक ही जैसी होती हैं, तो वो दोनों चीज़ों का वेस्ट है, मनी का भी, टाइम का भी, है ना? सभी संसाधनों का। तो इस तरह से ये एक प्लेटफ़ॉर्म देता है आपको कि आप क्लियरली आप बड़े कम समय में आप बढ़िया से देख सकते हैं। तो ये जो है, ये जून 2009 में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो भी रिसर्चर्स हैं, उनको एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म जो है वो देता है कि क्या थीसिस अब तक आ गई हैं, कि लोगों ने दे रखी हैं, और किस-किस पे वो शोध जो है वो कर चुके हैं। तो दुनिया भर के जो शोध हैं और इंडिया में जितने हो चुके हैं, वो सब जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इससे क्या होता है, 2 चीज़ें हो गई, एक तो लोगों का समय बच गया कि एक ही चीज़ के ऊपर वो बार-बार करें, और इसके अलावा जो दूसरे लोग जो करना चाहते हैं वो एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल पे देख सकते हैं, और इससे क्या हुआ कि आप जो भी काम करोगे, वो उसमें ऐड ऑन ही करोगे, तो उससे उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये अनुसंधान के दोहरा और खराब गुणवत्ता की गंभीर समस्या को दूर करेगा। मतलब आप जो थीसिस लिख रहे हैं, उसमें आपने कितना कॉपी पेस्ट किया है, नहीं किया है, वो भी कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये मस्ट है कि आपको अपना जो सामान जो भी आपका थीसिस है, या जो भी आपने रिसर्च किया है, वो आपको ऑनलाइन उसमें डालना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल जर्नल्स और नेशनल जर्नल्स में इसीलिए उसके लिए लिखा जाता है कि आपको इतने पेपर जो है पब्लिश कराना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि आपने अपना कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, और कितना आपने दूसरों का देखा है। तो इसलिए ये चीज़ें जो एडमिनिस्टर करते हैं, जो चेक करते हैं, उनके लिए भी आसान है, और जो काम करते हैं उनके लिए भी, कि भई वो क्या चीज़ को जो है उनको रिपीट नहीं करना है, ये पता चल जाता है इससे। शोध सिंधु ये भी एक तरह से हायर एजुकेशन के लिए है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं, बुक्स हैं। तो इसमें
ये जो है ये डिजिटल मोड का उपयोग सबसे ज़्यादा शिक्षा संसाधनों तक पहुँच की अनुमति देता है और इसको इन्फ्लिबनेट जो है ये गांधीनगर गुजरात में जो है योजना को लागू कर रहा है। अब ई-यंत्र जो है ये रोबोटिक आउटरीच प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी बॉम्बे इनों का जो मिक्स कोलैबोरेशन है। तो ये जो भी आपको कुछ मशीन बनानी है या कौन सी बन गई है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या कोई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए या डिफेंस के लिए या फिर अपने घर के लिए घर के जो अप्लायंसेस हैं या किसी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आप और ऐड कर सकते हो, कैसे उसको और अच्छा बना सकते हो, है ना? कैसे चेक रख सकते हो, कैसे आप जो क्राइम है उसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है, उसी तरह से तो ये सब के लिए जो है टेक्निकली आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो या कैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए ई-यंत्रा है। फिर फॉसी है, फॉसी भी जो है वो फ्री और लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एजुकेशन के लिए। तो ये भी जो है हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ टूल्स का जो है वो उपयोग करता है और इसमें जो कॉमर्स के समतुल्य फ्लॉस टूल्स हैं, ये भी इसमें विकसित होते हैं और रिसर्च में भी जो है उसको जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं उसको अपग्रेड करने के लिए ये एक प्लेटफ़ॉर्म है। फिर स्पोकन ट्यूटोरियल्स हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल्स जो हैं वो छोटे-छोटे ट्यूटोरियल्स हैं जैसे कुछ ये रोज़गार ओरिएंटेड है मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं और साथ-साथ में कुछ और स्किल डेवलप वो अपना करना चाहते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं पाते तो ये कुछ-कुछ ऑडियो वीडियो सेशन सुन करके, देख करके और फिर कुछ एग्ज़ाम्स दे करके और कुछ जैसे कि कई विषयों पे ये सब बनाया गया है तो जैसे प्रोग्रामिंग में जाना है आपको, सिमुलेशन में जाना है या ऑफ़िस प्रोडक्टिविटी के लिए आप काम कर रहे हो या ग्राफ़िक्स में आप काम कर रहे हो या एनिमेशन सॉफ्टवेयर में आप काम वीडियो क्लिप दे करके जो अवेलेबल है। तो क्योंकि ये स्पोकन ट्यूटोरियल्स है बोल-बोल के आप कोई बोल के आपको समझा रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो बिना किसी टीचर के प्रेज़ेंस के। तो इसीलिए ये भी जो है उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये एक तरह से। साउंड टेक्नोक्रेट बनाने के लिए सक्षम होते हैं ये प्रोग्राम्स। फिर वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट है। वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट जो है वो लैबोरेटरी में जो आप काम करते हो, तो विज्ञान मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं मतलब इन सब्जेक्ट्स में आपको लैब की ज़रूरत होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप चीज़ों को समझ समझ सकते हो। तो ये रिमोट एक्सेस देता है आपको। तो ये वर्चुअल लैब जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं या जो शोध करने वाले हैं, उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ताकि वो जो है ऑनलाइन ही काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं, वो समझ सकते हैं वेब संसाधन को देख कर के, वीडियो व्याख्यान को देख के या एनिमेटेड जो फ़िल्म्स हैं या एनिमेटेड प्रोजेक्टेड जो मटेरियल है, उसको देख कर के और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आपने क्या उसमें डिज़ाइन किया, क्या आपने उसमें डाला और आपको क्या रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है। तो इस तरह से आप खुद ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करके, खुद ही रिज़ल्ट देख कर के और खुद ही उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जिसमें कि अदरवाइज़ आपको क्या है कि पहले पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना पड़े, फिर उसमें आपको एक्सेस लेना पड़े, फिर आप उसके टाइम के हिसाब से आप वहाँ जाओगे, फिज़िकली उन
जो एपरेटर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ करोगे और देखोगे, तो इसमें जो है समय भी जाता है और डिस्टेंस भी मैटर करता है कि आप कहाँ से कहाँ अप्रोच कर रहे हो। तो ये जो है सिमुलेशन प्रोसेस से आप वर्चुअली उस लैब में जाके और आप ऑनलाइन ही अपने घर बैठे ही स्क्रीन पर काफ़ी कुछ काम कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 1800 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं और 225 लैबोरेटरीज़ जो हैं इसमें संचालित होती हैं और 15 लाख से जो है अधिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचा रही हैं। फिर ई-विद्वान पोर्टल क्या होता है? ई-विद्वान पोर्टल में जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो और जो रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो साइंटिस्ट्स और जो रिसर्चर्स, ये सारे ही के प्रोफ़ाइल का एक डेटाबेस है। तो उस विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उनके बारे में आप जान सकते हो। उन्होंने क्या-क्या पब्लिश कराए हैं, क्या-क्या उनके काम हैं, कितना उनका स्किल है, उनकी क्या अवार्ड्स हैं, मतलब उन्होंने क्या-क्या अपनी लाइफ में हासिल किया है, वो सब चीज़ों के बारे में जो है ये जानकारी विद्वान पोर्टल पे मिलती है। तो ये जो पोर्टल है, ये इनफ्लिबनेट जो है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, ये विकसित इसने किया है और मेंटेन जो है ये डेटाबेस, इसका जो डेटाबेस है वो आईसीटी के माध्यम से के साथ-साथ में जो है ये मेंटेन होता है। इसके अलावा जो है ई-आचार्य है, ई-आचार्य में जो राष्ट्रीय शिक्षा में विकसित ये एक ई-सामग्री पोर्टल है। इसमें पोर्टल में शिक्षार्थियों को खोजने और ब्राउज़ करने की सुविधा जो है, वो प्रदान करता है और एक ही इंटरफ़ेस के माध्यम से ऑडियो और वीडियो सामग्री जो है वो इसमें है। तो इसमें कौन-कौन से कौन-कौन से फ़ील्ड हैं, कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर है, साइंस है और आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मेडिकल साइंस हेल्थ है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है ना? सोशल साइंस है और आर्ट्स है। तो इस तरह से ये इन सभी को ये कवर करता है। फिर एक ई-सारांश है। ई-सारांश जो है इस पोर्टल में स्कूलों को जो जानकारी है उसके बारे में है ये, कि इसे आप मोबाइल ब्राउज़र से भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल ऐप भी है ये। तो इसमें जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो परफ़ॉर्मेंस है, जो उनका पूरा कहना चाहिए कि स्टेटस है, वो इसमें डाला जाता है। तो इसको पेरेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके बच्चे जो है वो किस तरह से उसका एकेडमिक कैलेंडर क्या है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है ना? उसकी अटेंडेंस क्या है? तो इस तरह से उसका जो परफ़ॉर्मेंस है स्कूल में वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई ने जो है ये जो सारांश पोर्टल जो है वो मोबाइल ऐप इन्होंने विकसित किया है। तो उससे जो पेरेंट्स भी हैं और टीचर भी हैं वो दोनों जो है वो जुड़ सकते हैं और बच्चों का जो परफ़ॉर्मेंस है स्कूल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे वो किस तरह से आगे काम कर सकते हैं, इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो उसके लिए इसको बनाया गया है। ये 9th से 12th तक के बच्चों के जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनको इससे जोड़ा गया है और दोनों ही जो है वो किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस को देख सकते हैं इसमें। फिर एक ई-कल्पा है, ई-कल्पा जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए, ये सिर्फ़ डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए है, तो याद रखेंगे ई-कल्पा किसके लिए है, तो डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट है डिज़ाइन के लिए।
कोई भी चीज़ का डिज़ाइन है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो या आप कुछ और भी ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हो किसी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी वेबसाइट के लिए, तो वो सारा डिज़ाइन पोर्टल जो है वो इसमें आप ले सकते हो। फिर एक और चीज़ जो है वो है आईसीटी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कि कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो किस तरह से आईसीटी को यूज़ करेगी अपने काम को ईज़ी बनाने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो ई-गवर्नेंस जो है वो सारे जो सरकारी काम हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से जो है वो जनता तक पहुँचाए और जनता से जो उसको लेना है वो सूचना जो है वो जनता गवर्नमेंट तक पहुँचाए। और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के वो उससे जुड़ें और वो आपस में भी यदि वो कम्युनिकेट या डेटा शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकें। और साथ में जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो गवर्नमेंट के अलावा हैं लेकिन गवर्नमेंट से उनका जो है एक तरह से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके, तो उन ऑर्गेनाइज़ेशंस तक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक जो है गवर्नमेंट पहुँच सके। तो इसके लिए भी अलग-अलग पोर्टल्स होते हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स होती हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है उनसे कम्युनिकेट कर सके, उनसे कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये सारी चीज़ें ई-गवर्नेंस के अंदर आती हैं। तो घर बैठे जो है आम आदमी गवर्नमेंट की स्कीम्स को या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में यदि आपको कोई काम है, तो काफ़ी सारे काम आप घर बैठे जो है वो कर सकते हो। तो क्या-क्या काम हम कर सकते हैं डेली रूटीन में हम बैंक से जुड़ते हैं, है ना? हम बहुत सारे बिल्स हमें पे करने होते हैं, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हो, पानी का हो, टेलीफ़ोन हो, मोबाइल हो या डीटीएच जो आपके यहाँ ये टीवी कनेक्शंस हैं उससे, है ना? और आपको यदि कुछ और सर्टिफ़िकेट गवर्नमेंट से बनवाना है, जैसे कि कोई पैन कार्ड बनाना है या पासपोर्ट बनाना है या कोई कास्ट सर्टिफ़िकेट बनाना है, तो या कोई भी सर्टिफ़िकेट है उसको आपको रिन्यू कराना है ना? राशन कार्ड बनाना है, आधार बनवाना है या इनकम टैक्स रिटर्न करना है या फिर आपको टैक्स जमा करना है या आपकी कोई कहीं आपको जाना है, ट्रैवल करना है, तो टिकट्स बुक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो इसमें जो ई-गवर्नेंस के वो जो गवर्नमेंट है वो 4 तरह से कार्यप्रणाली है उसकी कि 4 कैटेगरीज़ में वो अपनी बात जो है वो पहुँचाती है और किस-किस से गवर्नमेंट कम्युनिकेट करती है। तो एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, जिसमें कि डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे, वो आपस में सूचना और सेवाओं का आदान-प्रदान करते हैं। तो उसके लिए जी टू जी इंटरकनेक्शन होता है। इसमें कोई और एक्स्ट्रा आप यदि आप चाहो कि आप उसको देख लो उस फ़ील्ड को तो वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। फिर एक जी2सी होता है मतलब गवर्नमेंट टू सिटिज़न्स। तो गवर्नमेंट टू सिटिज़न्स में जो जनता के लिए जो भी चीज़ें उसको लगता है कि वो जनता तक पहुँचे तो उसके लिए एक अलग पोर्टल है, अलग उसका एक तरीका है गवर्नमेंट का कि वो वहाँ तक आपकी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें वो शेयर करना चाहती है या लेना चाहती है या देना चाहती है, अपनी स्कीम्स बताना चाहती हैं, तो वो अपने स्तर पे वो बताती है। फिर कुछ जो है वो गवर्नमेंट टू बिज़नेस मतलब कि जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी वर्ग जो हैं, वो सरकार से सीधे किस तरह से बातचीत कर सकते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए है। तो इसमें भी जो है गवर्नमेंट क्लियर अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाए और उनसे जो लेना चाहे वो ले सके। तो बहुत सारी चीज़ें जो है पेपरलेस हो गई हैं अब, कि आप डायरेक्ट ही कम समय में कम एनर्जी को अपनी सेव करके और ये जो है काम आप कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयी होता है मतलब कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपस में डेटा शेयर कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें, दे सकें। तो इससे भी जो है उनको उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको ट्रैक किया जाता है और
और सक्षम बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों में जो कम्युनिकेशन है फ़ास्ट होता है, इससे जो है हेल्प मिलती है और काफ़ी सैटिस्फाइड वर्क जो है कम समय में वो हो जाता है। तो आई थिंक यही सब चीज़ें थी। फिर इसमें कुछ ये एब्रिविएशंस हैं, एक्रोनिम्स हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। इनमें से कुछ-कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें वो कई बारी पूछ लेते हैं, तो इसको 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ये फोर्ट्रॉन ही है, फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन ये है क्या? वैसे बेसिकली फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फोर्ट्रॉन जो एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज। आईबीएम ही पूछ सकते हैं, हाई एचटीटीपी पूछ सकते हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये कोर्स आपका खत्म हो जाता है। हम मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों जो है एक क्विज रख लेंगे। तो इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। मैम आज की क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। थैंक यू सो मच। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? ये जो आज आपने पढ़ा, ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपके काम आ सकता है। जैसे कि अब एक है आपका हायर एजुकेशन, या आपने जो टीचिंग वाला पढ़ा होगा, तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे हैं पता नहीं चलता कि किस सब्जेक्ट से आए, लेकिन यदि आपको आता है तो आपको वो नंबर दे देगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। एक क्विज रख लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही रख लेंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। मैम ट्यूसडे मतलब डे आफ्टर टुमारो रख लीजिए प्लीज। जी मैम, कुछ गैप दे दीजिएगा ताकि हम रिवीजन कर पाएंगे और नोट्स भी बना लेंगे।